कई मेंबरान पार्लियामेंट आज के इस प्रोग्राम में आने वाले हैं। देखिए, हमारा ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर जो इलीगल तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी वक्फ तरमीमी एक्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया है और पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद ने उसकी मुखालफत की है। ये अजीब व गरीब बात है कि एक ऐसा कानून जिन लोगों के लिए लाया जा रहा है वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हुकूमत जो है अपने उससे बाज नहीं आ रही है। चुनांचे आज का ये धरना जो है ये पहला धरना है और ये धरने में हमने इत्माम किया है कि सिर्फ करीब के लोग ही यहाँ आए। हमने ऑल इंडिया लेवल पे कॉल नहीं दी है इस धरने की, इसी वजह से कि ये धरना पार्लियामेंट के इजलास के मौके पे करना था। लेकिन अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता है और ये हुकूमत तानाशाही के रवैये पर कायम रहती है और इस कानून को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, तो याद रखिएगा कि ये पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंद और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी के लोग, इस मुल्क के आदिवासी, इस मुल्क के दलित, इस मुल्क के ओबीसी, इस मुल्क की दीगर अक़लियतें, ये सब इसके ख़िलाफ़ सफ़ारा होंगी। और हमें यकीन है कि जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने एक मुजाहरा करके हुकूमत को मजबूर किया कि वो इस कानून को वापस ले, हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कानून पार्लियामेंट में पेश ही ना होने पाए। तो हमारे जो भारतीय बहुजन अलायंस के लोग भी आना शुरू हैं, मैं उनका भी वो करता हूँ, इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। हाँ, बेला राम जी आ गए हैं। नहीं, अभी ठहरिए। तो आज ये है यूपी के कई मुकामात से और हरियाणा के कई जगह से इत्तलात आ रही है कि उनकी बसेस को रोका जा रहा है और तमाम ही मौक़िफ़ तंजीमों ने हमारा मौक़िफ़ रखा, बहुत विस्तार के साथ, बहुत तफसील के साथ, और ये वाज़े कर दिया कि ये पूरा बिल और इसके 44 अमेंडमेंट हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये अमेंडमेंट वक्फ तरमीमात के नाम पर वक्फ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तरमीमी बिल इस तरह लाया गया है और बताया ये जा रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए लाया जा रहा है, बताया ये जा रहा है कि ये इसका पैसा गरीबों तक पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। हमने बहुत तफसील से उनके 44 तरमीमात का मुताला किया है और इस नतीजे में पहुँचे हैं। सब मुस्लिम तंजीमें और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमें इस नतीजे में पहुँची है कि ये वक्फ की जायदादों के साथ खिलवाड़ करने के लिए लाया जा रहा है। ये हमारी मसाजिद को, मैं देखिए इस प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए एक बहुत ही मोतबर नाम, एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्स और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर हज़रत मौलाना उबैदुल्ला खां आज़मी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो ये अपनी गुफ्तगू से इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएंगे। मैं मीडिया के लोगों से कहता हूं कि वो अब बाइट को बंद करें और ये तकरीर ज़्यादा बहुत अहम होगी आपके लिए, उसको सुनिएगा। मैं मौलाना उबैदुल्ला खां आज़मी साहब, शोला बयान मुकर्रिर, एक बहुत ही रिकग्नाइज़ आवाज़ मिल्लत की, साबिक़ MP, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी बात इख्तिसार से हमारे सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम। भाई, सबसे पहले मीडिया के लोगों से खुसूसन अपील की, आप लोगों से बाइक लेना और अपनी तकरीरें करना बंद कर दीजिए। अब स्टेज से जो जिम्मेदाराना गुफ्तगू होगी, यही गुफ्तगू पूरे मुल्क के लिए मोतबर मानी जाएगी। और मीडिया के वो लोग जो हर प्रोग्राम को हुकूमत के मकसद के तहत कवर करते हैं, उनसे गुजारिश है कि बराह करम
आप जो अफवाहें फैला फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कबल मीडिया मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं, और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है। प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज तभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ ज़रूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसे खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, खबर थी बाहर आते ही फूल रंगी कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलची का लब पे शिकवा, न करते रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब तो राहबर राहजन बनेंगे। मोहतरम हजरात, मुशान विशाल धरना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दीगर मिली तंजीमों की पूरी हासिल करते हुए अपनी बात सेंट्रल हुकूमत तक पहुंचाना चाहता है। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान का संविधान मुल्क के हर बाशिंदे को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अपने धर्म और कर्म, रहन और सहन के साथ जीने और खुलकर जीने की पूरी आज़ादी, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव जहन रखता है। इसीलिए मुल्क का संविधान बनाने वाले दानिश्वरों ने 1947 से लेकर 1950 तक ये महसूस की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो जाती है। इसलिए अक़लियत की आवाज़ को दबाया ना जाए और उनके हक हुकूक पर किसी तरह से अलग से माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सेक्शन कायम किए और कुछ दफ़ात और आर्टिकल्स ऐसे रहे जिसमें ये बात लेके कन्याकुमारी की सरहदों तक और गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक मुकम्मल दात, हमारा निकाह, हमारा ब्याह, हमारा तलाक, हमारा मुहस्बा, हमारा वक्फ, हमारे मजहब के जितने भी कवानीन हैं, सारे कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है। मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी, ये भी मुल्क के संविधान का एक फैसला है। सेकुलर हुकूमत का मतलब होता है ला मजहब, कोई धर्म नहीं होगा, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुक्मिक लोग अपनी ज़िंदगी धर्म की बुनियाद पर गुजारते हैं। उन तमामी तर लोगों के धर्म और कर्म की पूरी हिफाजत की गारंटी सेकुलर हुकूमत को लेनी है। और जहाँ किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने अगर रुकावट पैदा की तो ऐसी सूरत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कानून उसके गिरफ्तार। जहाँ हमारी और सारी चीज़ें हैं उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं। जिस तरह नमाज और रोज़ा, हज और ज़कात हमारे लिए ज़रूरी है, उसी तरह से हज और रमज़ान के रोज़े और उसी तरह से वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले 2 मिनट में मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ कि वक्फ की जायदाद का बैकग्राउंड क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जायदाद
खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए, दरगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, ईदगाहों के लिए। वक्फ के कानून को हिंदुस्तान के संविधान ने इतनी मजबूती दी है कि जो चीज़ें वक्फ हो चुकी हैं उन्हें न मुसलमान खरीद सकता है न गैर मुस्लिम, न मुसलमान उन पर कब्जा कर सकता है न गैर मुस्लिम और न हुकूमत। मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई, वक्फ की जायदाद पे कब्जा और तसल्लुत जमा कर हमें शर्मिंदा किया। हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय जहाँ जहाँ धांधलियाँ हो रही हैं उन धांधलियों को ख़त्म करते हुए मजबूत कानून का शिकंजा उन पे कसे, बजाय इसके हुकूमत ने वक्फ की जायदाद ही को हड़प करने का एक नापाक मंसूबा बनाया। इसलिए में जो तरमीमी बिल लाया गया, उस तरमीमी बिल की कुछ दफ़ात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि साफ समझ में बात आ जाए कि ये बिल मुसलमानों के लिए हानिकारक क्यों है। पहली बात, कोई भी ट्रस्ट हो हिंदुस्तान में, मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बौद्धिस्ट भाइयों के बहुत बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर से एंट्री नहीं है। सिखों के ट्रस्ट में हिंदुओं की एंट्री नहीं, हिंदुओं के ट्रस्ट में मुसलमानों की एंट्री नहीं। आखिर ये कौन सा कानून है कि आपने जो इस वक्त वक्फ तरमीमी एक्ट पेश किया है उसमें आप ये मुसलमानों के ट्रस्ट में चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए। जो तबाही सफेद अंग्रेजों ने मचाई थी वही तबाही आज ये काली औलादें अगर मचाएंगी तो याद रखना चाहिए इन्हें, हमारे बाप दादा ने मुल्क में जो नफरत का माहौल पैदा किया गया है। अब की मर्तबा की होली हम लोग हमेशा होली, दिवाली, ये सारी चीजें रवादारी के साथ एक दूसरे के सामने वाली काली हुकूमत जिस तारीख आपकी इस बदनीयती को कभी भी माफ नहीं करेगी। इससे पहले भी होली आती थी, कभी मस्जिदों पे तिरपाल नहीं पड़ते थे। एक रिपोर्ट पेश करके मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। होली कोई या अभी मुर्शिदाबाद के एमपी टीएमसी के अबू ताहिर साहब वो तशरीफ़ ला चुके। अजीज़ पाशा साहब को मैं ज़हमत देने जा रहा हूँ। सीपीआई के को जो इस हर चीज़ की आज़ादी है, ये एक आज़ाद हिंदुस्तान में हमारे सामने जो कुछ हो रहा है, बहुत एक्ट जो लोग अपने तरफ से सखावत देना चाहते हैं इस तमाम पूरी कौम के लिए और पूरे इसके लिए, तो मेजर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कुचला जा रहा है। इसलिए कि जो हुकूक हासिल है तो गुरुद्वारा कमेटी है या हिंदुओं की जो कमेटी है, अपने जो कमेटी में कभी अपने कमेटी के लोगों को नहीं रखा जाता। मगर क्या वजह है कि आप जो है ना यहाँ पर हमारे इस कमेटी में जो है ना नॉन मुस्लिम्स को रखा जा रहा है और ये कानून की तरफ से 44 अमेंडमेंट लाए गए मगर तमाम 44 अमेंडमेंट को रद्द कर दिया गया और जो है ना उनके जो 14 Even government is an encroacher in this. Crores worth of land is encroached by the government. Through this registration, what they are doing, they are glorifying that encroachment. In order to gain the political will, they are now taking a Waqf board, council, even tribunal has been undermined and everything is captured by the government. They want to grab all these properties. We should not allow it. I don't want to take much of time because clear violation of the Indian Constitution is there. Article 25 and Article 26 and all kind of things. They are taking undemocratic attitude in this. In the parliament, we let it come in the parliament. In the parliament, if it comes, I hope that many people will join together
to talk and fight against this kind of in the parliament. I assure you, as a member in the parliament and a party leader of IUML, we will fight it tooth and nail, and we will have all kind of support to this kind of agitation and the movement. I believe that these leaders, they are great leaders. They have sacrificed for the community's interest in front of them, keeping them in the forefront. We will agitate this, we will spread this agitation throughout India. I would like to say that also. So we have to stand together, we have to fight together. I hope that you all will support this, and we on behalf once again support, IUML support to this. Let us have a joint work. ये केवल आर्यंस डोमिनेशन का काल नहीं रहा इस देश का कि आप उसी को इतिहास बनाने लगेंगे, वही डोमिनेंस का नेचर लेकर के रौंदते चलेंगे। ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में हम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी हैं, आदिवासी। आपको हम सैल्यूट करते हैं इस मंच से, जिन्होंने कहा कि अब जमींदार का बेटा जमींदार नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। अब जब आज़ादी मिली है तो अंग्रेज भी गए और यहाँ से राजशाही भी गई। अब जनता के एक एक वोट से प्रतिनिधि चुना जाएगा और दिल्ली में जिसकी बहुमत होगी उसी की सरकार होगी, वही देश पर राज चलाएगा। मालिक किसको बनाया? और ये संविधान में खूबसूरत लाइन लिखा कि हमारा संविधान लिंग, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करता। तो ये हिंदुस्तान को ले चलने की, एक रखने की और आगे बढ़ाने की सलाहियत थी। ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को संविधान से निकालने के लिए कोर्ट तक जा चुके हैं। इस देश ने खारिज किया इनके इस मंसूबे को और आगे भी खारिज होंगे, हर लेवल पर खारिज होंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैं आपकी लड़ाई के साथ हूँ, आपकी मांग के साथ हूँ और ये देश आपका है, आपका खून पसीना लगा है इस देश को बनाने में। और अभी हम किसान आंदोलन के भी उस NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन किनारे करने की कोशिश की गई है। जो देश का अन्नदाता था उसको कहा जा रहा है कि वो ट्रबल मेकर है, वो गड़बड़ी पैदा करने वाला है। इसीलिए हार नहीं मानना है। अगर उनकी जिद है कि हम देश में फासिज्म को थोपेंगे तो हमारी भी जिद है, लड़ाई चलेगी। जितनी भी लंबी चलने वाली लड़ाई है चलेगी और उसमें हम फतह हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। की तरफ से आपने जिस सॉलिडारिटी का हमको मुजाहरा किया है, उसुद्दीन अवैसी साहब MP मेंबर पार्लियामेंट भी आ चुके हैं। नहीं, आप लोग ये बैरिस्टर असुद्दीन साहब तशरीफ ला चुके हैं, MIM के नेशनल प्रेसिडेंट। देखिए, आप लोग अगर खुश रहेंगे तो सबको सुनेंगे। एक मिनट, आप लोग बैठ जाइए, तशरीफ। अपना मकान मिले और वो अपने मजहबी हुकूक के साथ यहाँ पर जिंदा और सलामत रहे, ये हमारा मुतालबा, ये हमारी कोशिशें हैं। आज का ये मुजाहिरा आपको एक नया पैगाम देगा और लगता ये है कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो हमें जमहूरी अंदाज में पुरअमन तरीके पर दस्तूर की रोशनी में रहकर अपनी लड़ाई को लंबे तरीके पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक पैगाम चंद शेरों के ज़रिए आपसे कह कर के हटता हूँ कि हिम्मत और हौसले के साथ रहिए। ये बात जो उड़ाई जाती है कि हम कमज़ोर हो गए, हम डर गए, हम खौफज़दा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ और आपके दरमियान ये पैगाम हूँ कि इसी खाक से, इसी ज़मीन से उभरते लाना है तो दूसरे धर्म के बारे में लाओ, अपने धर्म के बारे में लाओ। हमारे बीच में घुसने की आपको क्या जरूरत है? हमारा कहना है कि आज मुसलमानों के बीच में जो इन लोग फैला रहे हैं, जो हालत कर रहे हैं सारा देश। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया मुहिबुल्लाह खान साहब। हम समझते हैं कि बीजू जनता दल के अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है
वो जब वक्फ बिल अगर मैं अब हम ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड की एक और अहम शख्सियत बोर्ड के नायब सदर और जमात इस्लामी हिंद के अमीर जनाब सैयद सादुल्लाह देखिए, मैं हमारे पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि जो लोग बाहर खड़े हैं उनको रोके नहीं। देखिए, बहुत ही पीसफुल तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। अगर आप ये मैसेज देंगे कि हमने लोगों को रोक दिया तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये बहुत ही खामोश और बहुत ही पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन है। जो लोग बाहर रुके हुए हैं उनको अंदर आने दीजिए ताकि ये लोग शामिल हो सकें। बाहर भी रहेंगे तो बदअमनी फैलेगी, अगर अंदर आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जनाब सलमान खुर्शीद साहब जो एक अहम सीनियर एडवोकेट भी हैं, वो भी तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनको भी बुलाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि हमारे दरमियान अभी एक और अहम शख्सियत मौलाना महमूद बंदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। वो भी तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी आप सुनेंगे। तो मैं अब आता है, दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवस्सुर कैसे पेश करें, जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा। यहाँ दीनी आलिम आपके मौजूद हैं, आपके सारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर यकीनन हम लोग सब चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये शरारत अंगेज हरकतें हैं मीडिया की तरफ से की जा रही है कि वो आम लोग हैं, और अगर आप ये बात करेंगे तो हम उन लोगों को जो मीडिया को बाइट मत दीजिए। यहाँ जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, वो अपनी बात रखेंगे और उनकी बात ही आपके हैं। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे। देश है और देश रहेगा इंशाअल्लाह। औकाफ, ये जो वक्फ की ज़मीनें हैं, ये बिलीवर्स की चैरिटी हैं। ये मुसलमानों के बुजुर्गों ने चैरिटी की है, और ये देश की ज़मीनें देश में रहेंगी और देश ही के काम आएगी। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफ़ी से काम लिया है। आप जिस तरह स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे, मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। वहां पूछने वाले हैं लोगों से कि बताओ आप नेपाल जाने वाले हैं क्यों? भारत में बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, हिंदुस्तान का हुसैन भाई अच्छा नहीं लगता। आखिर हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आइए हम देश को एक पावरफुल शक्ति बनाएं, भारत को एक गौरवशाली देश बनाएं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, बहरहाल हम महसूस कर रहे थे कि आप लोगों को भी एक जज्बाती तकरीर की ज़रूरत थी, तो आपने सुना। अब मैं CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य जी से गुजारिश करता हूं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं इसी प्रोग्राम के लिए। और जो उधर ऊपर आप लोग नीचे आ जाइए, ऊपर मत चढ़िए। दीपांकर भट्टाचार्य जी। शुक्रिया। आज जिस सवाल को लेकर के आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हम सब लोगों का साझा सवाल है। इस संशोधन बिल के खिलाफ हमारी पार्टी ने भी पोजीशन लिया है, और पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे जो 2 मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने भी पोजीशन लिया है। और मुझे जानकारी है कि अपोजिशन की बहुत सारे पार्टीज़ ने जो इसके लिए जेपीसी बनाई गई थी उसमें भी बातें गई थी, लेकिन उनकी तमाम बातों को दरकिनार करके
जिस तरह से इस देश में बुलडोजर राज चल रहा है, तो इस बिल को भी बुलडोज कर देने की पूरी साजिश चल रही है। इस साजिश के खिलाफ आज हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और मुझे लगता है कि इस समय ये सवाल हमने तमाम स्पीकरों को सुना और बिल्कुल ये सही बात है कि ये वक्फ की जो ज़मीन है उसका निश्चित तौर पर सीधा जो ताल्लुकात है वो मुस्लिम कम्युनिटी से है, कलेक्टिव चैरिटी और वेलफेयर के साथ है। लेकिन ये जो सवाल है, ये सवाल इस समय सिर्फ किसी एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत में जिस फासीवाद के दौर से हम गुजर रहे हैं, ये एक एक करके मुद्दों को चुनते हैं, एक एक तबकों को टारगेट करते हैं और सबको अलग अलग करके बांट करके अपना पूरा मकसद पूरा करता है। तो इसीलिए आज हमें सबको एक दूसरे के साथ खड़े होने, हर तरह के जुल्म के पे देखिए, अगर आप अपनी ज़मीन बचाने के लिए लड़ते हैं तो इस समय पूरे के पूरे इस समुदाय के लोग जो अपनी पहचान और अपनी ज़मीन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनका साथ दीजिए। इसको ज़मीन बचाने की साझा लड़ाई इस देश के अंदर बना डालिए। हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये हमला है, ये हमारे पूरे एक स्वायत्त संस्था है। किसी भी देश के तमाम स्वायत्त संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, उनकी सारी स्वायत्तता छीनी जा रही है और हर जगह स्टेट की दखलंदाजी है, स्टेट का दबदबा है इस समय। अभी हमने उत्तराखंड में देखा है जहां पहला प्रयोग हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो प्रयोग वहां हो रहा है उससे बात बिल्कुल साफ है कि बात ये करेंगे, इनको लग रहा है कि इससे हम मुसलमानों को परेशान कर देंगे, उनके हक को छीनेंगे। लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? इस हिंदुस्तान के हर वो सिटीजन परेशान हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जितनी आज़ादी मिली है, वो रिलीजियस फ्रीडम भी है, वो अपने बारे में, जीवन के बारे में फैसला करने का भी है, वो प्यार की भी आज़ादी है। और आज हम देख रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पर पूरे टोटल जो एक इंडिविजुअल की लिबर्टी है, लोगों की प्राइवेट ज़िंदगी है, उसमें अभी पूरे सरकार की ओर से दखल देने की साजिश चल रही है। अभी इनकम टैक्स के मामले में आप देख लीजिए, इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में वो कह रहे हैं कि आपके सारे नागरिकों के ईमेल से लेकर के आपके तमाम जो निजी चीज़ें हैं उस पर दखल देने की सरकार की कोशिश है। तो एक जगह हम सरकार को अगर मौका दे देंगे दखल देने के लिए, दखलंदाजी करने के लिए, तो हर जगह घुसते चले जाएंगे और हर जगह घुस करके हमारी पूरी स्वायत्तता, इंडिविजुअल लिबर्टी, एक कम्युनिटी के अपने कलेक्टिव पहचान, उसकी आइडेंटिटी लिबर्टी, उसको ख़त्म करने पर ये आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए हम तमाम लोगों से जो अपने अपने आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने अपने ऑटोनॉमी बचाने के लिए, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और राइट्स को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, हम सबों से कहेंगे कि प्लीज़ इस सवाल को मुस्लिम सवाल मत समझिए। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसको पहले शुरू में लोगों ने यही सोचा था कि शायद ये कम्युनिटी का कोई सवाल है, एक कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए, एक कम्युनिटी को अलग करने के लिए किया गया। लेकिन आज ये बात इस मुल्क को समझ में आ रही है कि ये पूरे कॉम्बाग से जो आंदोलन शुरू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, अपने प्रियम्बल को इस समय पूरे आज़ादी के घोषणा पत्र बना करके तिरंगे झंडे के साथ, इस बार हमने देखा कि आज पूरे देश में आरक्षण बचाने के लिए भी बिल्कुल उसी तरह से लोग लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत करने के लिए। और इसीलिए बड़ी एकता की ज़रूरत है। हम निश्चित तौर पर आप लोगों के साथ हैं और आपने जो कहा है कि एक शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये अंगराई है। इस पूरे लड़ाई के हर कदम पर आपके साथ रहेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, ये देश में इंसाफ का सवाल है, इस देश की साझी विरासत, इस देश की साझी विरासत गंगा जमुनी तहजीब, उसका सवाल है, ये हिंदुस्तान की एकता का सवाल है, ये इस देश मुल्क के आगे बढ़ने के रास्ते का सवाल है। और इसीलिए आप लोगों ने आज हमें बुलाया है आपके लिए, जो जिसे संविधान को ही हमारा धर्म मानना पड़ेगा। संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की अवहेलना ना हो, इसके लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। मैं भारत के आदिवासी क्षेत्र राजस्थान से आया हूँ। मैं तो ये नारा देने आया हूँ कि अब देश को, हमें सभी आवामों को, सभी लोगों को एक ही नारा देना चाहिए, संविधान ही हमारा धर्म है और इस धर्म के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसको रोकने वालों को, तोड़ने वालों का हम मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। मैं यहाँ ये इसलिए कहने आया हूँ कि जैसा तिरंगे के बीच में एक निशान बना हुआ है, मेरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक निशान है हमारा झंडा, जिसमें
हमारे आदिवासियों के झंडे में सूरज का निशान है, चांद का निशान है और तारे का निशान है। इसका मतलब यह हुआ कि सूरज मानने वाले हो, चाहे तारे को मानने वाले हो, चाहे चांद के मानने वाले हो, को आदिवासियों का मूल धर्म है इन सब का सहयोग करना, रक्षा करना, सहायता करना। ये हमारा मूल धर्म है कि संविधान हमारा आगे बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ में जिस तरह से ये बात आज कर रहे हैं, ये पूरे देश में हम व्यक्ति इस वक्त संशोधन बिल के विरुद्ध में आवाज उठाएंगे और हम सब इसका समर्थन करते हैं कि ये बिल वापस लिया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि डूबते हुए सूरज ने कहा मेरे डूबने के बाद इस संसार को उजाला कौन देगा। तब कहीं आप जैसे दीपक ने कहा मैं कोशिश करूंगा अमन सैन शांति और देश के उद्धार के लिए। इसी संकल्प के साथ में हम जाएंगे। बहुत बहुत जय जोहार। मैं भारतीय ट्राइबल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे छोटू भाई वसावा और महेश भाई द्वारा बनाई हुई पार्टी है जो हमारे इन सब लोगों के लिए काम करने का संकल्प के साथ आगे है और भारतीय बहुजन अलायंस बना है जिसका भी एक हमारा मिशन है। हम सब मिलके संविधान और लोकतंत्र को बचाएंगे क्योंकि लोक पर तंत्र बैठ गया है और तंत्र बैठ गया है और तंत्र पर राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियां बैठ गई हैं और उसके भी ऊपर बैठ गए हैं, घटाने में भी कमा रहे हैं और समाधान में भी कमा रहे हैं और देश को आपस में लड़ा रहे हैं। हम सब सावधानी से अपने आप को मुझे बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बहुत आभार। जोहार, सलाम, जोहार भीम। बहुत धन्यवाद। अभी हमारे दरमियान मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ऑल इंडिया सदर मौलाना असगर इमाम मेहदी सल्फ़ी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हमारे इमरान भाई और जावेद साहब कह रहे हैं 0 ओवर लगा। जी, इमरान मसूद साहब डॉक्टर जावेद साहब कांग्रेस पार्टी से यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। डॉक्टर जावेद साहब मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी से यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं इससे पहले कि इन हज़रात को ज़हमत दूँ, जनाब हन्नान मुल्ला साहब जो कि CPIM के ज़िम्मेदार हैं और ट्रेड यूनियन के अंदर आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। हन्नान मुल्ला साहब तशरीफ़ लाइए। बाहर कुछ बसेस रोक रहे हैं लोग। मेरी गुजारिश है कि जो लोग आ रहे हैं उनको आने दीजिए। अब थोड़ी देर और चलेगा ये प्रोग्राम, तो जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको बाहर मत रोकिए, अंदर आने दीजिए। आदरणीय शदारत करने वाले हमारा बुजुर्ग साथियों और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए मेरा भाइयों और दोस्तों, मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से आज के ये जो आपका समावेश है, आवाज़ है, इसमें आवाज़ मिलाने के लिए हाजिर हुआ। विषय आपको सबको मालूम है, वाक़फ़ बिल जो है उसको संशोधन करने का जो साजिश है उसके खिलाफ लड़ाई है और ये जो वाक़फ़ में काम किया था, मेरे भी थोड़ा हकीकत इसका मालूम था और हम जो अनुभव किया है, जो नया कानून लाया है उसमें झूठ बोला जा रहा है। एक तरफ उसमें बताया कि वाक़फ़ जो बिल है, क्योंकि वाक़फ़ कानून में कमी है
1995 में जो कानून बना था वो कानून में कोई कमी नहीं था, थोड़ा बहुत हो सकता, मगर मुख्य तो कोई काम ही नहीं था। आज इस विचार करने के लिए है ये कानून का कमी है न सरकारों का कमी है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कमी है। 95 का कानून में जो जो शर्त था लागू करने के लिए वो आज भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि हर राज्य सरकार इस कानून के आधार पर रूल्स बनाएंगे। कानून सीधा लागू नहीं होता है, रूल से मुताबिक लागू होता है। मगर आप मालूम है आपका पूरा देश में ज़्यादातर राज्य में उसका रूल्स नहीं बना था, अभी भी रूल्स नहीं बना। 2013 का भी दोबारा कानून बनाने का कोशिश हुआ, उसमें भी रिपीट हुआ। बोल रहा है जो रूल्स तुम बनाए, रूल्स कौन बनाएगा? इसमें कौन है? दाई मुसलमान है कम ने क्या कानूनी व्यवस्था है? तुम कानून बना के उसको लागू करने के नहीं देंगे, रूल्स नहीं बनाएंगे तो लागू कैसे होगा? रूल्स नहीं बना, आज तक भी बहुत सारे राज्यों में रूल्स नहीं बना जब संशोधन हो रहा है। फिर 2013 का कानून में जो उसमें इम्प्रूव करके जो दिया था, ये एक कानून के मुताबिक इसको एक जो लागू करने के लिए जो ऑफिसर है वो उसको नियोग करने का बात हुआ वक्फ बोर्ड। वो रूल्स ना होने के बाद वो भी लागू हो नहीं हो पा रहा, इसलिए ये जो सरकार का नहीं गया उसका कमेटी से निकाल दिया गया है। तो इस तरह ज़बरदस्ती मेजोरिटी के नाम पे इस कानून को पारित करने के लिए जो प्रस्ताव दिया है ये संपूर्ण रूप से एक संविधान विरोधी है, हमारा गणतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको विरोधी है। इसलिए ये कानून जो संशोधन है रहा है इसका मकसद साफ है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वक्फ को, जो मुसलमानों का ज़मीन है इसको हड़पना है। बड़े बड़े कॉरपोरेट शहर में ज़मीन मांगता है और वक्फ का प्रॉपर्टी ज़्यादा शहर में है, तो कॉरपोरेट कैसे लूट सकता? कॉरपोरेट का लूट आसान करने के लिए ये कानून संशोधन का प्रावधान रखा गया है। इसलिए साथियों ये लड़ाई ये सरकार के खिलाफ है, ये लड़ाई कॉरपोरेट के खिलाफ है और माइनॉरिटी का अधिकार को छीनने का जो साजिश है उसके खिलाफ है। इसलिए हमारा पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से इसका हक के पक्ष में है, इसको समर्थन किया है, पार्लियामेंट के अंदर भी किया है और पार्लियामेंट के बाहर भी इस लड़ाई में हमारा पार्टी आपका साथ है, क्योंकि ये हक का लड़ाई है, संविधान बचाने का लड़ाई है। माइनॉरिटी का हक ये संविधान दिया हुआ है, किसी का दया का बात नहीं है। इसलिए साथियों आपका जो लड़ाई है ये सही लड़ाई है, संविधान को बचाने का लड़ाई है, अपना हक को बचाने का लड़ाई है और देश का एकता अखंड जो है, हमारा सब जात धर्म भाषा मिलके जो एकता हमारा है उस एकता को तोड़ने का जो साजिश चल रहा है फैसिबादी ताकत के जरिए, उसके खिलाफ हमारा देश को एकता भाईचारा को मजबूत रखने के लिए हमारा संगठन पार्टी इस लड़ाई के साथ है, साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, वक्फ बिल वापस लो और जो पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज आयोजन किया है मीटिंग का, मैं इसको बधाई देता हूँ कि इशू को लेके पूरा देश में आंदोलन करने का, जनवादी तरीका से आंदोलन करने का जो सही रास्ता अपनाया है, यही रास्ता है हिंदुस्तान में जीने का। जीने दो, ये जो हमारा हक है। इसलिए आपको फिर दोबारा बधाई देते हुए मैं अपना समर्थन ऐलान करते हुए मेरे बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। मैं हन्नान मुल्ला साहब का मशकूर हूँ कि वो अपना वक्त निकाल कर आए और अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने इस संविधान बिल के ख़िलाफ़ जो हमारी लड़ाई है उससे सहमति जताई है, उसका साथ देने का वादा किया है। अब देखिए हमारे दरमियान 2 मेंबरान पार्लियामेंट मौजूद हैं जिनको फ़ौरन तौर पर जाना है पार्लियामेंट में। मैं सबसे पहले इमरान मसूद साहब को जो सहारनपुर से यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ, अपनी बात रखें। जूता पहन के जाइए सर, जूता पहन के जाइए।
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हमारे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और यहाँ पर मौजूद मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों साथियों, महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है, दुनिया में कहीं इसकी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने हैं, कान की धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चूँकि हमें पार्लियामेंट जाना है, मुझे भी और जावेद साहब को भी, हमारा दोनों का इत्तेफाक से 0 आवर लगा है, 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की ज़रूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की ज़रूरत होगी हम आपको अहली सफ़ के अंदर नज़र आने का काम करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस लड़ाई को हमने JPC में बहुत मजबूती के साथ लड़ने का काम किया है, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनके काले हाँ, बहुत शुक्रिया इमरान मसूद साहब। JPC के अंदर जिन लोगों ने बहुत ताकत से हमारा मौक़िफ़ रखा और वक्त तरमीम बिल की मुखालफत की, उसमें इमरान मसूद साहब का भी नाम बहुत अहम लोगों में शामिल है। मैं अब जो डॉक्टर जावेद साहब से, पार्टी के तरफ से मुझे भी JPC में हिस्सा लेने का मौका मिला, और जो हम लोगों ने देखा ये साफ़ है कि जो हमारे लोगों ने गरीब मिस्कीनों के लिए ज़मीनें प्रॉपर्टीज़ दी थी, उसको ये सरकार हड़पना चाहती है। और इसका पुरजोर हमने वक्त में भी खिलाफ़ किया था सब लोगों ने, और पार्लियामेंट में भी खिलाफ़ करेंगे जब वो बिल पास करने के लिए लाएंगे। लेकिन आज ये जमात देख के मुझे खुशी हो रही है कि इसके बारे में जानकारी हर इलाके में है, परेशानी हर इलाके में है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो नापाक फ़ैसले हैं इनके या इरादे हैं, इससे वो अपना रास्ता बदलें। जैसा कि इमरान साहब ने कहा कि हम लोग सब लोग मजबूती के साथ आपके साथ हैं, जो भी कानूनी इजाज़त है हमें वो सब हम आजमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। वक्त तरमीमी बिल वापस लो। अब देखिए, हमारे बीच में पंजाब से चलकर यहाँ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हैं सिख पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय कन्वीनर प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये हमारी UCC की लड़ाई में भी बहुत तरीके से साथ हैं, हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसमें भी आप शरीक होते हैं। मैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि पहला नंबर हो सकता है हमारा हो, लेकिन दूसरा नंबर बहरहाल हमारे सिख समुदाय के लोगों का है। वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये वक्त पर जो आफत आई है, इसके बाद अगला नंबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर भी लग सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पर मुस्लिम जगत के धार्मिक और सियासी आगू साहिबान और पूरे हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम भाइयों, मैं आज यहाँ पर आपको ये जताने आया हूँ कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम आपका पूरा पूरा साथ देंगे। हिंदुस्तान की सरकार कोई भी हो, उसकी हमेशा ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को
सिखों को, ईसाइयों को, सबको अक़लियतों के रूप में वो इकट्ठा कर अलग अलग करके तो अपनी लड़ाई जो लड़े, आज आपकी ताकत को देखते हुए एक और बड़े मुहाज की आज आप नींव रख रहे हैं कि हम अक़लियत नहीं हैं, हम मेजॉरिटी हैं। और ये तब मुमकिन हो सकता है जब हमारी लड़ाई आपकी हो और आपकी लड़ाई हमारी हो। ये तब हो सकता है जब वक्फ बोर्ड की ज़मीनें अगर बिहार में उठाई जाती हैं या कोई धक्का किया जाता है या यूपी में किया जाता है, तो पंजाब में से मुसलमान और सिख भाई वहां जाकर लड़ाई लड़ें और अपने जो है उनको बताएं कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये फितरत में है। बिहार में पटना साहिब हमारी वो मुकद्दस जगह है जहां पर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया था, प्रकाश हुआ था उनका। वहां की जमीनें भी डिस्ट्रिक्ट जज के अधीन हैं। आधे से ज़्यादा ज़मीनें छीन ली गई हैं। इसी तरह नांदेड़ में आधे से ज़्यादा नांदेड़ शहर हमको निज़ाम हैदराबाद ने महाराजा रंजीत सिंह के काम से खुश होकर तखत हजूर साहब को वो ज़मीन दी थी। उस नांदेड़ शहर की आधा से ज़्यादा ज़मीन जो है महाराष्ट्र की सरकार ने कब्ज़ा किया हुआ है। पिछले 12 सालों से चुनाव नहीं होने दे रहे हैं और उनका पूरा मंसूबा है तो है हुकूमत चलानी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन गरीब की ज़मीन है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन धार्मिक बंदे की ज़मीन है जिसने दसवंध दिया, कहा भी चलो मेरे दादा दुनिया छोड़ गए हैं, उनकी याद में मैं थोड़ी सी ज़मीन देता हूँ। जहाँ पर कोई मदरसा सरकार आपका टेस्ट ले रही है, आपको इस टेस्ट में पास होना है और इस लड़ाई को केवल दिल्ली तक सीमित नहीं करना है, पूरे हिंदुस्तान के एक एक सूबे में यकीनी बनाना है कि ये जो धक्का है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, डॉक्टर इलियास साहब से, बाकी सारे जो सज्जन यहाँ पर बैठे हैं उनसे भी, इसको केवल एक दिन का धरना मत बनाओ। मैंने इनकी जो वीडियो टॉक सुनी है, इसमें इन्होंने कहा है कि जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की औकाफ बोर्ड की ज़मीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर ज़रूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहाँ पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नाराए तदबीर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी।
आपने बड़ा कष्ट किया, लेकिन बहरहाल आपने ये अश्योरेंस दिया है कि हम साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। अब मैं मौलाना महमूद बंदी साहब को बुलाने से पहले पी हनीफ साहब जो लद्दाख से एमपी हैं, उनको जाना है, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी बात रखें। पी हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं हनीफ केरला से आया हूँ। केरला नदवतुल मुजाहिदीन मरकज़ देवा को रिप्रेजेंटेटिव है। मैं अभी आए टू सपोर्ट मुस्लिम केरला पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड बिकॉज द proposed act is not an amendment but actually it is a repealing of the existing law which we have to protest. We protest among you so that we have to hold these waqf properties in our country as it was earlier, either oral or by user or by documentary. They now say that not only documentary waqf will stand, but as far as this decades back or centuries back, Muslim personals have given some properties as waqf properties. It should subsist. It should subsist, and we have to live in India as Muslims. We are with you. We are with Indians. We are Indians, and as such, we have to protect our personal laws. We will protect it, and will support. All this support will be given to you by the KN Markaz Deva. I conclude. Thank you. थैंक यू वेरी मच पी हनीफ साहब। मैं अब मौलाना महमूद बंदी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो ख़ास तौर से इस प्रोग्राम के लिए दारुल उलूम देवबंद से आए हैं। आप आम तौर पर रमज़ान में दारुल उलूम देवबंद में क़याम करते हैं, वहीं तरावी पढ़ाते हैं, लेकिन आपने जहमत की। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी बहुत सारे लोगों ने इस एक्ट के बारे में और इस एक्ट के संविधान विरोधी दस्तूर मुखालिफ होने के बारे में तफसील से बात करी। तासुर ये दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों का मामला है, हालांकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों का मामला नहीं है। सिर्फ मुसलमानों का तो है ही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। इस मुल्क के दस्तूर साज़ों ने, मॉडर्न इंडिया के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत इतनी खूबसूरत हो तो उसकी जवानी और उसका शबाब कितना खूबसूरत होगा। मुझे हमारे सिख समाज के ज़िम्मेदार, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और यकीनन ये लड़ाई सब लोगों की है, और अगर इस लड़ाई को अकेले अकेले लड़ा जाएगा तो हो सकता है थोड़ी दिन के लिए वो जीत जाएं, लेकिन एक बात का यकीन है, मैं अपने मुसलमानों से और फ़िक्रमंद सिटीज़न से, भारत के जो लोग चिंता में हैं कि ये भारत जा कहाँ रहा है, बनाया क्या जा रहा है, ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है, और हमें सिर्फ हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की ज़रूरत होती है। आप लड़ाई लड़ेंगे और आराम से बैठे रहेंगे, काम नहीं होगा। और जो बात इन्होंने कही कि बस इनफ, बहुत हो गया,
तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। मैं मेहमानों का वक्त नहीं लूँगा, मैं तो अंदर का आदमी हूँ, मेहमान नहीं हूँ। बहुत सारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, तो मैं एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। ये आगे तकलीफ़ रसन, कलीम माजिद मरहूम ने कहा था, थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार। रसन कहते हैं जेल को, तो अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। थोड़ी तकलीफ़ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ़ दार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना महबूब अली साहब। अब मैं एक अहम मेंबर पार्लियामेंट जो आसाम से ख़ास इस प्रोग्राम के लिए आए हैं और पार्लियामेंट के अंदर मेंबर है कांग्रेस के, गगोई साहब से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी बात रखें। जी हाँ जी, डिप्टी लीडर है कांग्रेस के पार्लियामेंट में, जनाब गगोई साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी बात रखें। हम उतरवाना चाहते हैं, कहीं गलती ना हो जाए इसीलिए। आइए, थैंक यू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित पर्सनल लॉ बोर्ड के सभापति, उपसभापति, जनरल सेक्रेटरी, सदस्यगण और मंच पर विराजमान विभिन्न समाज सेवकगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदगण और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विरान शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद गगोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं हमारे बीच में आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप जानते हैं, मेरी बात सुनिए, आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वहाँ पर बड़ी अहम लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं आवाम की, और आम तौर पे जंतर मंतर उनका एक ख़ास मैदान होता है। आज हमारे पास जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के यूनियन के अध्यक्ष जनाब साईं बाबा साहब है यहाँ पे। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो जी धनंजय जी से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी बात रखें। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष। बहुत शुक्रिया आप सभी को जो यहाँ पे आए हैं आज जंतर मंतर पर, और जितने मेहमान आए हैं, जितने मीडिया के दोस्त आए हैं, आप सभी को मैं जय भीम पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप इस लड़ाई में शामिल हैं और लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई।
और जेएनयू की तरफ से, जेएनयू छात्र संघ की तरफ से भी मैं सलाम करता हूँ। पूरी की पूरी माइनॉरिटीज़ पे हमला उस तरह से बढ़ा दिया गया है, और उसी के साथ साथ वो तमाम लोगों पर हमला कि जो आज के वक्त में बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, डिसेंट जो अपना जाहिर कर रहे हैं, उसमें हमारा विश्वविद्यालय भी उसी जगह पे आता है कि हर वक्त में जो तानाशाह है, जो सरकार है, उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। और जो सवाल है हमारे बीच में कि अमेंडमेंट बिल का, और इसके लिए छात्रों के बीच में पहुंचने की भी हमारी ज़रूरत थी, और हमने इसी तरीके से कि छात्रों के बीच में भी ये मामला जाए कि भाई ये जो सरकार है वो किस तरह से चुन चुन कर एक धर्म को देखकर, और उसके साथ साथ जो भी बोलने वाले लोग हैं उसको देखकर, उसके साथ साथ जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उसको देखकर, इन तमाम लोगों को दोहरे दर्जे का बना दिया जाए। हमने देखा है, हमने पढ़ा है कि स्ट्रक्चर कमेटी जब आई थी तो उसने रिकमेंड किया था कि वक्फ को और स्ट्रेंथन किया जाए और मजबूत किया जाए, ताकि इस देश में जो मुसलमानों की हालत बनाई गई है उनके हक और हुकूक और ज़्यादा बढ़ें, हक उनको ज़्यादा मिले, ताकि देश जिस आइन से चलता है, जो बराबरी का हक देता है, वो फॉलो हो पाए। लेकिन ऐसा जो सरकारें ने नहीं किया, और जो मौजूदा जो 15 साल की निज़ाम है उसने पूरी तरह से कोशिश की कि किस तरीके से हम तुम पर हमला करें, किस तरीके से हम तुमको ख़त्म करें, किस तरीके से हम तुमको मारें, ताकि इस देश में एक बहुसंख्यक जो राजनीति है वो मौजूद रह सके और उनकी सत्ता, उनका निज़ाम चलते रह सके। लेकिन आज ज़रूरी है कि एकताबद्ध होकर, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश के मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, जो भी अपने हक की बात कर रहे हैं उनको एक साथ साना दर साना मिलाकर चलना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, हाथ में हाथ डालकर चलना पड़ेगा। ये हमारी ज़रूरत है। आज कई संख्या में लोग आए हैं और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के हर ज़िले में, हर राज्य में इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ एक आंदोलन पुरजोर होना चाहिए। मुनव्वर राना लिखते हैं कि एक आंसू भी हुक्म का समंदर होना अभी बाकी है, समंदर होना अभी लड़ना हमें बाकी है, और अभी हमें रुकना नहीं है, ताकि ऐसी सरकार अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। আজকে আমি বাংলাতেই বলছি। আজকে আমরা অল ইন্ডিয়া যে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের যন্তর মন্তরে যে ধর্না, এই ধর্নায় আমরা সকলে সমবেত হয়েছি। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এমপি হিসেবে আপনাদের দরবারে হাজির হয়েছি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বাংলার অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে গোটা বাংলায় আন্দোলন চলছে, এবং বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিল প্রত্যাহার এবং পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ থেকে আমরা সর্বত্র আপনাদের পাশে আল্লাহ। ইতিমধ্যে জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটিতে আমাদের দলের নেতা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিল প্রত্যাহারের জন্য তার রক্ত ঝরিয়েছে, মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন। আমরাও আগামী দিনে এই বিল প্রত্যাহারের জন্য যত দূর যেতে হয় বাংলার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের পাশে থেকে সর্বতোভাবে আপনাদের সাহায্য এবং সমর্থন করে যাব ইনশাআল্লাহ। এই বিল ওয়াপাস করতেই হবে, এই দাবি আমাদের চলছে। মাহে রমজানের এই মজলিসে দাঁড়িয়ে আমরা শপথ নেব, যেভাবে কিষাণ আন্দোলনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল ভারতবর্ষের বিজেপি পার্টি, ঠিক সেইভাবে এই ওয়াকফ বিল প্রত্যাহারের জন্য এই ভারতবর্ষের বিজেপি পার্টিকে
এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে বাধ্য করাবো। এটা আমাদের অঙ্গীকার, এটা আমাদের ওয়াদা। আসসালামু আলাইকুম। बहुत बहुत शुक्रिया अबू ताहिर जी। मैं अब बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इख्तिसार से अपनी बात रखें। मौलाना उमरैन महफूज रहमानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अशरफिल शम्सिल हिदायति वल यकीन। सदर मोहतरम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की क़यादत। कहने वाले ने कहा था मसाइल कैसे भी हों ता क़यामत रह नहीं सकते, ये जालिम जुल्म की बनकर अलामत रह नहीं सकते, जिनका अज़्म है कि हमको चैन से जीने नहीं देंगे। गिरामी, अभी हमारे बहुत से फाजिल मुकर्रिरीन ने यहाँ गुफ्तगू की और ये हमारे लिए बड़े अज़्म व हिम्मत के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात का ऐलान कर रहे थे कि ये लड़ाई सबको मिलजुल कर लड़नी है। उस वक्त मुझे ये ख्याल आ रहा था कि नूर की ये किरण ज़ुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है तो क्या सुबह हमारी होगी। मेरे भाइयों, इस दिल्ली ने बहुत से इनकलाबात देखे हैं। एक वो भी इनकलाब देखा इस दिल्ली ने कि जब अपने हक़ की लड़ाई के लिए हमारे किसान भाई आए और उन्होंने हुकूमत को अपने आगे झुकने पर मजबूर किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई रोज़ी रोटी और जान के मसले को लेकर आए थे। वक्फ़ का मामला हमारे ईमान का मसला है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर इसमें हुकूमत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, इस मुल्क का बरसरे इक़्तिदार तबका जिस रास्ते पर जा रहा है उससे मुल्क के बाशिंदों की तशवीश बढ़ती जा रही है। हमेशा याद रखें, ख़ानदानों को तोड़ने वाली चीज़ है। नफ़रत के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं और मुल्क को चलाना चाहते हैं वो जान लें कि इसमें मुल्क की सालिमियत और बका नहीं है। अगर मुल्क बाकी रहेगा तो मोहब्बत के साथ और एक दूसरे की मदद और ताउन के साथ बाकी रहेगा। यही पैगाम साथ जीते रहें। हमें इस बात की, हमारे लिए ये बात नहायत अफसोसनाक है कि जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने वो रवैया अपनाया पहले दिया है। उसने ये वाज़ेह कर दिया कि वो अमेंडमेंट बिल में तरमीमात के लिए संजीदा नहीं है, बल्कि वो किसी मखसूस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियान वाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्ज़ुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि ना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गईं तो वहाँ पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज़ के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेज़ों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा
होगा जो अंग्रेज़ों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज़ दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हज़ार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोज़े की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचाएँ कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आपकी ये क़ियादत जो यहाँ मौजूद है, अगर आप इसे बूढ़ी और बुज़दिल क़ियादत समझते हैं तो सुन लीजिए, आज ये यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन कल अगर अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ा तो आप देखेंगे कि ये क़ियादत कलम और कागज़ छोड़कर हथकड़ियों का भी इस्तेक़बाल करेगी और अपने सीने खोल देगी और आपकी लड़ाई आखिरी सीढ़ी तक लड़ी जाएगी। इसीलिए मैं ये कहा करता हूँ अपनी क़ियादत के बारे में कि ये अलग बात है कि चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। व आखिर दावाना बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब। वक्फ तरमीमी बिल अब मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के केरला मेंबर पार्लियामेंट जनाब हारिस बी राय से गुजारिश करता हूं कि तशरीफ में अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम। हम तो काफ़ी आंदोलन देखा है अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ है, हर दिन तो एक आंदोलन होते रहते हैं, हम भी इधर शामिल होते हैं। मगर पहली बार पूरा जंतर मंतर रोड बंद कर मिलिट्री को भी इधर हाजिर कर एक आंदोलन उन्होंने अभी तो आज करवाने का तो परमिशन दिया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है जो साउथ ब्लॉक में जो बैठा हुआ वाला सरकार है वो तो हिलना शुरू कर दिया, हिलना शुरू हो गया उसका। अभी ये आंदोलन जारी रखना। बिल के बारे में हमारे को सबको पता है, ये संविधान के विरुद्ध वाला बिल है, ये संविधान के विरुद्ध वाला सरकार भी है। तो एक ही शब्द में बोलता हूं कि जब तक ये बिल वापस करूंगा, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर सड़क भी अगर चाहिए तो अदालत में जाकर हम ये लड़ाई करूंगा और लड़ाई का अंत यही होगा कि ये बिल वापस ही करना ही पड़ेगा उनको। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हारिस साहब। मैं ये समझता हूँ कि अब सब लोगों के लिए इतना ही वक्त होगा। अब मैं जनाब अब्दुल वहाब साहब MP इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। हमारे पास में अभी समाजवादी पार्टी के कई रहनुमा तशरीफ़ लाए हैं। धर्मेंद्र यादव जी हैं, बर्क साहब हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, आशीष यादव जी से जीत कर आए हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हैं, नासिर साहब भी आ गए हैं। तो अब मैं अब्दुल वहाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all leaders, my friends and colleagues. We are here from the parliament session is going on
Minister Kiran Rijiju, who is going to bring the bill. Then I was telling him, do you want this in the Ramadan month itself? Today morning we went to Rashtrapati Bhavan for the breakfast. So we told Rashtrapati, Madam, this is a month of holy, the holy month of Ramadan. Today you have got the date to have a breakfast for us. That is first time it is happening, I told. She just listened and went. Anyway, we are here. All Kerala is here. Whichever party other than BJP is with you. Indian Union Muslim League, we too came. Bashir Saab came this morning. Or Samadani Saab, he is not well. He is in the hospital. And our Nawaz Khani Saab also there. Thank you very much for giving me an opportunity. I am not taking much. Thank you. अब मैं समाजवादी पार्टी के रहनुमा जनाब धर्मेंद्र यादव जी से गुजारिश करता हूं कि अब तशरीफ लाएं, अपनी बात रखें। अगला नंबर देखिए, अवैध साहब से मैंने मालूम कर लिया, वो भी बैठेंगे आपके दरमियान। भारी आदमी है। बैठ जाइए आप। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन के सम्मानित हमारे सदर साहब आड़े मौलाना खालिद साहब और सभी संगठनों के, मैं समझता हूँ सभी हमारे सम्मानित पूरे देश में जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे मिलने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं, आज वो सब मंच पर हैं। सभी हमारे सम्मानित साहिबान आरडी अवधेश प्रसाद जी सहित, चूँकि वो सीनियर बहुत हैं हम सबसे, सभी सम्मानित हमारे सांसदगण और इस कार्यक्रम में आए हुए देश के कोने कोने से पधारे हमारे सम्मानित साथियों, पत्रकार मित्रों, आज के इस पार्टी की ओर से आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाने आया हूं कि समाजवादी पार्टी आखिरी बिल के इंट्रोडक्शन से लेके जेपीसी से लेके जहां तक ये बिल चला और जहां तक ये बिल जाएगा, पार्टी आपके हर फैसले के साथ मजबूती से खड़ी है साथियों। और आपको यकीन दिलाते हैं समाजवादी पार्टी को चाहे जितनी कुर्बानी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। आप सबकी दुआओं से और आप सबकी मेहनत से समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी। अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो ये सरकार की नीयत से आप सब वाकिफ हो। ये लोगों ने जो जमीनें वक्फ की हैं, चाहे इबादत गाहों के लिए की हो, चाहे शिक्षण संस्थानों के लिए की हो, चाहे कब्रिस्तानों के लिए, उनकी जो नीयत थी वक्फ करने की जमीन की, उस नीयत के खिलाफ जाके सरकार जमीन कब्जा करना चाहती है। सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज़्यादा कहीं ज़मीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास हैं। देश के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों के हर स्तर पर हमला कर रहे हैं, चाहे उनके शिक्षण संस्थान हो, व्यापार हो। अब तो हद हो गई जब उनके द्वारा वक्फ की हुई ज़मीनों पर भी इनकी नीयत है। तो मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से, समाजवादियों की ओर से आप सबको यकीन दिलाता हूं, हर स्तर का संघर्ष करेंगे, इस बिल को वापस करा के छोड़ेंगे, ये मैं आप सभी को यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं। सलूट करता हूं देश की आवाम को। हमारे उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, देश की जो सरकार थी, इसकी नीयत नहीं थी कि होली और जुमे के दिन कहीं अमन चैन रह पाए।
लेकिन मैं सलाम करता हूं देश की आवाम को कि लोगों ने जो भाईचारा, जो मोहब्बत, जो आपस में एकता प्यार दिखाया है, उससे सरकार की नीयत को पूरी तरह से धता बताते हुए ये साबित कर दिया जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने को आज़ाद कराने में, देश के लिए गर्दन कटाने में कहीं कमी नहीं रखी, उसी तरह से हमारी आज की पीढ़ी देश में अमन और चैन रखने में अपने हर स्तर की कुर्बानी देके भी प्यार और मोहब्बत को बढ़ाने का काम कर रही है। इसलिए आज इसकी बहुत सारे लोग आए हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इस मौके पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आड़ी खालिद साहब से लेके मौलाना उस्मानी साहब से लेके सभी सम्मानित पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात को रखने का, और इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की ज़मीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव जी, आपने आपके आश्वासन के लिए, और हमें यकीन है कि आप पार्लियामेंट में इस बिल को पेश होने नहीं देंगे, अगर हुआ तो उसे नाकाम बनाएंगे। अब मैं मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं, अपनी बात रखें। आपने जेपीसी में अपनी बात ताकत से रखी, पार्लियामेंट में भी रखी। अब असदुद्दीन अवैसी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब शहनशीन व तशरीफ़ फरमा, कौम और मिल्लत के तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के ज़िम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर क़ानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है। वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूज़र नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं जिस पर मरकज़ी हुकूमत का कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक़ में फ़ैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मरकज़ी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कल खुदा ना खास्ता ये क़ानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहाँ पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुश शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहाँ से इनको मालूम हुआ, कौन से फ़िक़्ह ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रा बाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को
और नीतीश कुमार तक कायम रहेगी। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ़ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज़ में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में जारी होगी। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जॉइंट वर्किंग कमेटी पार्लियामेंट के तमाम अरकान का, और ख़ास तौर से कल्याण बनर्जी साहब का, टीएमसी के राजा साहब का, डीएमके का, हमारे नासिर भाई का और मुहिबुल्लाह नदवी साहब का। हमने तमाम बड़ी कोशिशें की, हमने अपनी अपनी डिसेंट रिपोर्ट को दिया। और पाकिस्तान ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का दावा कर रही थी। अगर 2024 के इलेक्शन में अगर इनको 400 से ज़्यादा सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करती, क्योंकि ये संविधान बदल नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऐसा है, सोशल फैब्रिक ऐसा है, यहाँ पे उतने सीट इनको मिल नहीं सकते। इसीलिए ये चुन चुन के उन तमाम प्रोविजंस को जो अलग अलग मजहब के लोगों को बराबरी का हक देता है, वो तमाम प्रोविजंस को ख़त्म करने का काम कर रही है। पहले सीएए एनआरसी लाए, उसके बाद अपने फ्रिंज एलिमेंट्स के थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी, और उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके इन्होंने आया है। ये चाहते हैं कि जो बराबरी का हक जो दिया गया है वो बराबरी का हक ख़त्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मेजॉरिटेरियन रूल रहे, मेजॉरिटेरियन सोसाइटी रहे, मेजॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे। इसीलिए इस तरीके के बिल्स लेके आ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी साहब का ये मैसेज है कि जब भी ये बिल पार्लियामेंट में दोबारा लाए जाएगी, पूरे तरीके से पूरे बिल के खिलाफ पूरा जो है हम लोग जब तक बिल के खिलाफ, जब तक एक एक प्रोविजन के खिलाफ हम लोग अंदर खड़े नहीं रहेंगे, हम हाउस के बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा डिसीजन है, ये बिल के खिलाफ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक मुसलमानों के जो हुकूक हैं, मुसलमानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, सारे अक़लियतों को जो राइट्स दिया गया है, वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करी है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सारे प्रोविजंस देने में, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, खासकर जो बराबरी वाला जो प्रोविजन, बराबरी वाले जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसको प्रोटेक्ट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मानते हैं। हमने दोबारा मैं बोल के अपनी जगह लेना चाहता हूं कि जिस दिन भी ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आएगी, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर में हम लोग खड़े होंगे, इसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्टेज पर पीछे जो लोग आ गए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चले जाएं, इसलिए कि स्टेज कमज़ोर है, ये टूट सकता है, तो पीछे से लोग चले जाएं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि कई मेंबरान पार्लियामेंट इस दरमियान में आए हैं। मोहतरमा महुआ मित्रा साहब तशरीफ़ लाई है टीएमसी से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। अब शायद 2-2 मिनट ही लोगों से मैं इज़हार ख्याल करवाना पड़ेगा। मोहतरमा महुआ मित्रा साहिबा, टीएमसी की सांसद, इस साइड से आवाज़ किसी की नहीं आ रही थी। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई।
मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगी, पर मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और हमारे लीडर ममता बनर्जी, आप सबको पता है, वो पहले दिन से ये वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। जो हमारे सिलेक्ट कमेटी में गया है, वहाँ पे हमारे जो नदीम उल हक और कल्याण बनर्जी जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्ड लाइन लेके बहुत टफ टॉकिंग करके इनकी अपोजिशन किया है। और हमारे पहले नासिर भाई भी कह रहा था, नासिर भाई के वर्ड्स में मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये आप सब समझ गए हैं, देश के जितने मुसलमान हैं वो तो समझ गए हैं, और देश में जो नॉन मुसलमान हैं, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहें, और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज़ के थ्रू में, उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद्स, उनके एरियाज, उनके हॉल्स, Muslims have given for the community. And this is something, this is sacred in law and has to be protected. इस बिल क्या कर रहा है? The main thing is, इस बिल is drawing a line कि आज से, जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ सुथरा बोलना चाहिए। और एक नॉन मुस्लिम्स ले रहे हैं, हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डाल लें, मुसलमान डाल सकते हैं, आप मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान, जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोवाइज करे कि एक इलाके में सब मुस्लिम्स है, कहीं मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इलाके में, एक बिल्डिंग में मुस्लिम को घर के इलाके ये नहीं मिले, मुस्लिम को जॉब नहीं मिले, जिस प्रोफेशन है, यही उनका, देयर इज नो मोर फिग लीफ एनीमोर। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। जो चीज 30 साल पहले ये चुप के कमरों में बोलते थे, आजकल माइक लगा के कैंपेन में खुल्लम खुल्ला बोलते, और क्या समझते। और ये सिर्फ, मैं तो कहती हूँ, ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री हैज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ, तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। दिस वक्फ बिल इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बिल। ये बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, वी विल नेवर अलाउ द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ दिस। हम लोग क्या देखते नहीं है, हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में रामपुर कैसे जीत गए भाई?
कैसे जीत गए रामपुर? मुसलमानों के घर से बाहर नहीं आने दिया वोट में। सांबल में क्या करते, जो ये करो वो करो, वोट नहीं करने देते। हमारे जैसे अभी डबल एपिक कार्ड मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है डबल एपिक कार्ड? मुर्शिदाबाद में, दिनाजपुर में। नाम किसका मिल रहा है? मोहम्मद खान। नाम किसका मिलता है? मुर्तजा आलम। तो मतलब क्या इनको ही डिसएनफ्रैंचाइज करना है? ये सारे बूथ्स को वो नोट करके डिसएनफ्रैंचाइज कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग मैकियावेलियन प्रोग्राम। और ये हर लेवल पे, ये सिर्फ एक ममता दीदी या एक अखिलेश के का संभव नहीं होगा। ये हम सब जब जमीन पे जाके वी फाइट इट एट एवरी लेवल, दैट इज द व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस। पीसफुल मीन्स, सेक्युलर मीन्स, वी आर प्राउड टू बी होस्ट टू द, इंडिया इज प्राउड टू बी होस्ट टू द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। इट इज आवर सेक्रेड ड्यूटी एंड आवर ड्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन to protect the rights and privileges। हम हैं आपके साथ, we are all there with you। ये जो बिल है, ये जब भी आएगा ये हम we will try our utmost not to let this pass। Thank you very much। ज़्यादा बोल दिया मैंने। Thank you। देखिए, हमारे पास में अब बहुत कम वक्त रह गया है। मौलाना कलवे जवाद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। मैं पुलिस के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि हम समय पे अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे। आप डिस्टर्ब मत कीजिए, अनाउंसमेंट मत कीजिए। हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनको भी हमें सुनना है, और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी बात भी रखी जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा समय तक के सब्र कीजिए, हम अपने वक्त में ख़त्म कर देंगे। मैं एक अब हमारे दरमियान में अयोध्या से जो जहाँ की बहुत ही प्राइम सीट थी, वहाँ से समाजवादी पार्टी के अवधेश जी ने जहाँ से जीता है बीजेपी को हरा कर, वो बहुत ही अहम है। मैं उनको सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा। इधर जगह है, आ जाइए सर, आ जाइए। भाई आपकी बात सही है, अभी हम थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं। कम समय में हेलो, आज इस बहुत अहम मामले पर देश के तमाम आप हजरात आए हैं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी का इस बिल के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है, हमारे नेता धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा। और मुझे चौवन फैजाबाद जो अयोध्या की सीट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड था, सारे घमंड को तोड़ दिया है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है इस देश में अमन चैन को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है। संविधान के प्रियम्बल में लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की आत्मा है। और अभी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी नमाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान की आत्मा के खिलाफ था। इसी तरह से ये बिल जो लाया गया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में जो जमीनें ली जा रही थी, उन जमीनों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। वही मंशा आज ये कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़े। आप हजरात ने मुझे देश के सामने अपनी बात रखने का समय दिया, आपके प्रति बहुत आभारी है। फिर इस विचार के साथ कि दुनिया की कोई ताकत
इस बिल को पास नहीं होने देगी। हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट के लिए मौलाना मोहिबुल आदमी साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपनी बात रखें। हमारे पास में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। 1 मिनट के लिए अदीप हाँ टाइम 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे तक ये सलमान खुर्शीद साहब का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। मोहतरम आली जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तमाम मजहबी सियासी रहनुमा, तमाम पार्टियों के इंडिया अलायंस के रहनुमा और हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जितने यहाँ मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाज़ों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है, इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्ता के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो सीपीआई के मेंबर पार्लियामेंट है पी संतोष जी, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इख्तिसार से अपनी बात रखें, संक्षेप में अपनी बात रखें। हमें पास में चंद लोग रह गए हैं, बहुत इख्तिसार से बात होगी। साथियों,
I am here full-fledged support to fight against this bill. CPI already expressed its position very clear. हम एक हिंदू मुसलमान ऐसा इश्यू समस्या नहीं है, यह देश की धर्मनिरपेक्षता की समस्या है, सेकुलरिज्म का समस्या है। साथ लड़ेंगे हम, कहीं ना कहीं ये बिल को हटा देंगे, इसलिए हम साथ हैं पूरा देश में। ये देश का जनता का और देश का भविष्य का सवाल है, सिर्फ मुसलमान जनता का सवाल नहीं है, सभी का सवाल है, देश का भविष्य का सवाल है। साथ लड़ेंगे और रहेंगे। और हमारा नेता आशीष पाठा जी ने अपना बढ़िया भाषण में सारा डिटेल्स बताया होगा। मैं आपके साथ हूँ, समर्थन देता हूँ। हम सदन का अंदर भी जितना कर सकता उतना करके इसको हटाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अभी 2-3 लोग रह गए हैं। मैं अभी मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी इख्तिसार तरफ की बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आपके इस जोश व जज्बे को देखते हुए बहरहाल मैं भरपूर एतमाद और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमने जा रही है। ये आपका जोश ईमानी है कि जो आपको यहाँ लेके आया, वरना माह मुबारक रमज़ान में रोज़े की हालत में आपसे अगर ये कहा जाता कि आप महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन में जो है धरना देने के लिए चलिए, आप कभी नहीं आने वाले थे। आपसे, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये महंगाई जो है वो मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और सरकार के देखिए जहाँ तक वो यानी पॉलिसी है कि मुसलमानों की ज़मीनों को, मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लें, वहीं एक उसका एक अहम मकसद ये भी है कि उसकी नाकामियाँ जो हैं वो इस तरह के मुद्दों से जो है वो छिपाई जा सके। ये सिर्फ इसी मकसद के लिए हो रहा। तो बहरहाल ये हमारे ईमान से जुड़ा हुआ मसला है और हमारे यकीन से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, ये मस्जिदों के एहतराम, बारगाहें और दरगाहों का तक़द्दुस, उसकी जंग है, लिहाजा हमारे ईमान की जंग है। और हम जब तक इस जंग को कामयाबी के साथ सर नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक खामोश भी नहीं बैठेंगे। सल्लल्लाहु। शुक्रिया। मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 1 मिनट पर बात रखें। मौलाना टाइम नहीं है, वो पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। हाज़िरीन किराम, सलाम अलैकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए और तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं अर्ज़ करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफ़रत के ज़रिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की ज़मीन है, मोहब्बत की ज़मीन है। यहाँ अगर नफ़रत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफ़रत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया कि साहब वो जो है बड़ा गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना, अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये दम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो, हजारों टन सोना वहाँ चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। वो तो आखिरी जुमला करना चाहता हूँ। ये कहा गया कि फ़ायदा होगा, इस पे एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी ज़मीनें वक्फी हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा।
ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। सही मिंदी व इत्माम मिनल्लाह, कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक, जज़ाकल्लाह, माफ़ कीजिएगा मौलाना। आसिम भाई 1 मिनट नहीं, पप्पू यादव 1 मिनट दुआ देंगे। अच्छा, पप्पू यादव जी आए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई, और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए। सभी तरह के विचार और आज़ादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं है। क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे ST/SC का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं।